हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइकस के मेल कोन को डिस्कस किया, इस वीडियो में हम साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है, वो है एलएस ऑफ साइकस ओव्यूल। तो साइकस के ओव्यूल को डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये भी जानेंगे कि कैसे ये डेवलप होता है, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक का फॉर्मेशन कैसे होता है, मीन्स कि हर एक पॉइंट को हम लोग A to Z डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मेगास्पोरोफिल। ईच फीमेल प्लांट एवरी ईयर प्रोड्यूस numerous megasporophyll in acropetal succession above each crown of foliage and scaly leaf। तो यदि हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल और प्रत्येक जो फीमेल प्लांट होता है वो हर साल ढेर सारे मेगास्पोरोफिल एक्रोपिटल फॉर्म में, अर्थात जो ओल्ड होंगे वो बेस की तरफ होते हैं और जो न्यू होते हैं ऊपर की ओर होते हैं। तो इस मैनर में मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस करता है और यह हमेशा जो प्लांट होते हैं प्लांट के एकदम टॉप पर पाए जाते हैं और ये फोलिएज लीफ और स्केली लीफ के बीच में होते हैं। देयर इज़ नो फीमेल कोन फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ द मेगास्पोरोफिल इज़ मच मोर देन द नंबर ऑफ फोलिएज लीफ ऑन द स्टेम। इसमें किसी भी फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल जो प्लांट होते हैं उसमें मेल कोन बनता है, बट फीमेल के केस में फीमेल कोन नहीं बनता, ये बात आप याद रखिएगा। और बात करें मेगास्पोरोफिल के नंबर की तो इनकी जो संख्या होती है जनरली फोलिएज लीफ या स्केली लीफ से होती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल द एपिकल मेरिस्टेम इज नॉट यूज अप लाइक दैट ऑफ द मेल कोन एंड देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम कंटिन्यू एंड दस इन फीमेल प्लांट ग्रोथ इज मोनोपोडियल। तो जैसा कि हम लोगों ने मेल के केस में पढ़ा था कि जो मेल कोन का फॉर्मेशन होता है तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पर जो लीफ के फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, बट अगर हम बात करें फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। जो प्लांट है उसके स्टेम का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता रहता है और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोपोडियल। आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल की। ईच मेगास्पोरोफिल दैट इज कॉल्ड कार्पेल इज रिगार्डेड एज ए मॉडिफाइड लीफ। तो ऐसा माना जाता है कि जो मेगास्पोरोफिल है, जिसे हम कार्पेल भी कह सकते हैं, वो पत्ती का रूपांतरित रूप है। इट इज़ अबाउट 12.7 centimeter to 25.4 centimeter long and can be divided into 3 part। तो यदि हम बात करें इसके मेगास्पोरोफिल की तो ये जनरली 12.7 सेंटीमीटर से 25.4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अपर लीफी पोर्शन, मिडिल ओव्यूल बेयरिंग पोर्शन एंड लोअर स्टाल्क। तो यदि हम बात करें इसके तीनों पार्ट की तो जो अपर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं लीफी पोर्शन क्योंकि पत्ती नुमा दिखता है, और जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें ओव्यूल पाया जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टाल्क क्योंकि ये एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। 2 lateral row of ovule are present on the lateral side of the middle portion. In cycas there is a great variation regarding the pinnate character of megasporophyll and the number of ovule per sporophyll, as a result of which in various species of cycas gradual reduction in megasporophyll can be traced। तो यदि अगर हम बात करें ओव्यूल के स्ट्रक्चर में तो 2 ओव्यूल पाए जाते हैं लेटरल साइड पर, लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं आप, जो कि मिडिल पोर्शन में मेगास्पोरोफिल के होते हैं। वही बात करें अगर हम साइकस के मेगास्पोरोफिल के नंबर और इनके स्ट्रक्चर की तो इनमें स्ट्रक्चर और नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है और ये डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज़ है। मतलब अलग अलग स्पीसीज़ में आपको अलग अलग तरीके के या अलग अलग टाइप के मेगास्पोरोफिल या फिर उनमें पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, दैट्स मीन मेगास्पोरेंजियम की। द ओव्यूल आर सेसाइल एंड आर बोर्न लेटरली ऑन द स्टॉक। द ओव्यूल ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। तो यदि हम बात करें ओव्यूल की तो जो ओव्यूल होते हैं सेसाइल होते हैं, अर्थात इसमें स्टाल्क नहीं होते और जनरली ये लेटरल साइड पर पाए जाते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा था कि ये मेगास्पोरोफिल के लेटरल साइड पर दोनों तरफ पाए जाते हैं। और वहीं बात करें ओव्यूल की तो ये सबसे बड़ा होता है साइकस में पूरे प्लांट किंगडम में। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो साइकस का ओव्यूल होता है पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। आइए कुछ ऐसे स्पीसीज़ की बात करते हैं जिनमें देखते हैं कि कितने बड़े ओव्यूल पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें साइकस थूसाई की, उसमें 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वहीं बात करें हम साइकस
सर्सिनेलिस की। तो इनमें जो ओव्यूल होता है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 4 सेंटीमीटर व्यास का होता है। एंड इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, और इन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। द ओव्यूल इज़ ग्रीन व्हेन यंग एंड इज़ कवर्ड बाय हेयर। और जो ओव्यूल होते हैं जब नए होते हैं, यंग होते हैं, तो उस समय ये ग्रीन कलर के होते हैं और इन पे ढेर सारे हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं। एट मेच्योरिटी इट कलर्स चेंज टू ऑरेंज एंड हेयर आल्सो फॉल ऑफ। और जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और जितने भी हेयर होते हैं वो सभी गिर जाते हैं। द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक। तो यदि हम बात करें इनके जो ओव्यूल होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े होंगे तो इनका ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस का होता है, अर्थात ये शॉर्ट और स्ट्रेट होते हैं। मतलब इनका चैलेजल रीजन और माइक्रोपाइलर रीजन एक स्ट्रेट लाइन में होता है। और ये यूनिटेगमिक भी होते हैं, अर्थात इनमें केवल 1 इंटेगमेंट पाया जाता है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि इनके इंटेगमेंट कैसे होते हैं, कितने लेयर में डिवाइडेड होते हैं। द इंटेगमेंट इज़ वेरी थिक एंड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर। तो इनके जो इंटेगमेंट होते हैं, इंटेगमेंट आई थिंक आपको ज़रूर पता होगा, जो बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटेगमेंट। तो इनके जो इंटेगमेंट होते हैं वो 3 लेयर के बने होते हैं। द आउटर लेयर आर ग्रीन और ऑरेंज फ्लैसी लेयर कॉल्ड आउटर सार्कोटेस्टा। तो जो इनका जो आउटर लेयर होता है वो ग्रीन या ऑरेंज फ्लैसी होता है, गूदेदार होता है, जिसे हम बोलते हैं सार्कोटेस्टा। वही बात करें जो सेकंड लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है, येलो स्टोनी लेयर कॉल्ड स्क्लेरोटेस्टा। तो जो मिडिल लेयर होता है वो येलो होता है बट हार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा। वही बात करें हम इनर फ्लैसी लेयर ORR इनर सार्कोटेस्टा, और जो इनर लेयर होता है फ्लैसी होता है, जिसे हम बोलते हैं इनर सार्कोटेस्टा। द पैरेन्काइमेटस टिश्यू इनसाइड द इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके जो अंदर इंटीग्यूमेंट के अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई संरचना होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द इंटीग्यूमेंट्स इनक्लोजेस ऑल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट 1 पॉइंट। तो जो इंटीग्यूमेंट होता है न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रहता है, बस एक पॉइंट पर वो खुला होता है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। दिस पॉइंट और ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। जस्ट बिलो द माइक्रोपाइल द सेल ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म द न्यूक्लियर बिक। वही बात करें हम माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे की ओर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, जो कि बिक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर बिक। क्योंकि यह कुछ बिक नुमा अर्थात चोच नुमा संरचना की तरह दिखता है और इस स्ट्रक्चर के कारण ही अर्थात बिक नुमा संरचना के कारण ही इसे न्यूक्लियर बिक कहा जाता है। सम ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियर बिक डिसॉल्व एंड फॉर्म ए कैविटी जस्ट लाइक द पोलन चैम्बर। तो जो कुछ सेल होते हैं न्यूक्लियर बिक के वो डिसॉल्व हो जाते हैं, गल जाते हैं और एक कैविटी बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोलन चैम्बर, जिसके थ्रू क्या होता है कि पोलन ग्रेन के जो पोलन ट्यूब होते हैं वो इंटर करते हैं। जस्ट बिलो द पोलन चैम्बर इज प्रेजेंट एंड आर्चिगोनियल चैम्बर। तो जो पोलन चैम्बर है उसके जस्ट नीचे आर्चिगोनियल चैम्बर होता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। माइक्रोपाइल लीड इनटू द पोलन चैम्बर, और ये जो माइक्रोपाइल है वो पोलन चैम्बर में खुलता है। जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ द आर्चिगोनियल चैम्बर 3 to 6 आर्चिगोनिया प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। तो यदि हम बात करें जो आर्चिगोनियल चैम्बर जहाँ उसका दीवार होता है, फ्लोर होता है, वहीं पर 3 से लेकर 6 आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं और ये आर्चिगोनिया माइक्रोपाइलर एंड तक जुड़े होते हैं। द ओव्यूल इज सप्लाइड बाय 3 वस्कुलर ट्रेसेस। द सेंट्रल वस्कुलर ट्रेस इंटर टू चैलेजल एंड ऑफ द न्यूक्लियस। द इनर एंड आउटर वस्कुलर ट्रेसेस डिवाइडेड into 2 each. One branch supplied the outer fleshy layer and inner fleshy layer. Thus the outer and inner fleshy layer receive the vascular supply, but the middle stony layer get no vascular supply. तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो ओव्यूल है इसमें 3 वस्कुलर ट्रेसेस होते हैं। जो सेंट्रल वस्कुलर ट्रेस होता है वो इंटर करता है चैलेजल एंड और न्यूक्लियस से। वही जो इनर और आउटर वस्कुलर ट्रेसेस होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो एक ब्रांच होता है वो सप्लाई करता है आउटर फ्लैशी लेयर को और जो दूसरा होता है वो इनर फ्लैशी लेयर को। तो इस प्रकार से जो आउटर और इनर फ्लैशी लेयर होते हैं वो दोनों वस्कुलर सप्लाई पाते हैं, जबकि जो मिडिल स्टोनी लेयर होता है वो कोई भी वस्कुलर ट्रेसेस अर्थात कोई भी वस्कुलर सप्लाई उसे नहीं मिलती। तो आइए पूरे टॉपिक को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइकस का ओव्यूल का LS है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इसे जनरली हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो साइकस का ओव्यूल होता है पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है और इसमें जो इंटीग्यूमेंट होता है बाहर की तरफ वो 3 लेयर का डिवाइड होता है और अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है न्यूक्लियस, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं।
तो इंटीग्यूमेंट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं आउटर सार्कोटेस्टा, और बीच में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा, और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं इनर सार्कोटेस्टा, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था पाया जाता है न्यूसिलस, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। और जो न्यूसिलस होता है चारों तरफ से इंटीग्यूमेंट से घिरा होता है, बट एक पॉइंट पर छुटा होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल जो रीजन होता है वहीं पर न्यूसिलस जो होता है एक बिग लेग स्ट्रक्चर बनाता है, हम जिसे बोलते हैं न्यूसिलस बिग, क्योंकि ये चोंचनुमा होता है, आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। और यहीं पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पोलन चैम्बर, और ये कैविटी जाकर सीधे आर्चिगोनियल चैम्बर में खुलती है, जहाँ पर 3 से लेकर 6 आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 3 जो होते हैं सेंट्रल बंडल होते हैं जिसे हम वस्कुलर ट्रेसेस कहते हैं, और ये जो वस्कुलर ट्रेसेस होते हैं वो मिडिल लेयर को छोड़ दे, अर्थात स्क्लेरोटेस्टा को छोड़ दे, तो बाकी जो आउटर सार्कोटेस्टा है और इनर जो सार्कोटेस्टा है उनसे जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको साइकस का जो एलएस ऑफ ओव्यूल है अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है? व्हेन मेगास्पोरोफिल इज यंग इन द मिडिल पोर्शन 4 to 6 ओव्यूल arises as a hypodermal mass of मेरिस्टेमेटिक cell on the lateral side. These meristematic cells divided and redivide to form a mass of parenchymatous cell is known as nucellus. तो यदि हम बात करें ओव्यूल के डेवलपमेंट की, तो जब मेगास्पोरोफिल यंग कंडीशन होते हैं तो इसके मिडिल पोर्शन में 4 से 6 ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक हाइपोडर्मल मास के रूप में एक मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो कि लेटरल साइड पर उत्पन्न होते हैं। मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पहले ही बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जिनमें कि डिवीज़न की प्रॉपर्टी होती है, अर्थात इसमें जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो कई बार डिवाइड होकर एक पैरेन्काइमेटस सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूसिलस, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। Soon the neighboring cell at the base are also activated and they grew upward, forming the integument which surrounded the nucellus on all sides except at the top where the small opening is left, which is known as micropyle. In the beginning the nucellus and integument are free, but afterward due to intercalary growth both them are fused except the region of micropyle. जल्द ही जो इसके नीचे के सेल होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं और एक तरह से इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि न्यूसिलस को चारों ओर से घेरे रखता है, बस एक पॉइंट पे नहीं घेरता, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। स्टार्टिंग में जो इंटीग्यूमेंट और न्यूसिलस होते हैं आपस में फ्री होते हैं, बट कुछ समय के बाद ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बट एक पॉइंट पर खुले रहते हैं, जिसे मैंने बताया था कहते हैं माइक्रोपाइल। डीपली सिचुएटेड इन द न्यूसिलस एनी वन सेल इन लार्ज and function as a megaspore mother cell or embryo sac cell. It divide by meiosis to form a linear tetrad of 4 megaspore. Upper 3 degenerate and lower most function. It is first cell of female gametophyte. तो न्यूसिलस के अंदर जो गहराई में कोई एक कोशिका बड़ी होती है और बिहेव करती है या फंक्शन करती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल की भांति, या इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक सेल, और ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है और 4 लीनियर टेट्रेड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। अब इनमें से 4 में से जो 3 अपर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक लोअर मोस्ट जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल रह जाता है, और यही साइकस के ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर से होता है। द फंक्शनल मेगास्पोर also called embryo sac cell or first cell of female gametophyte is haploid and it start to develop in situ, that is within the nucellus. It absorbs surrounding cell of the nucellus and in large it nucellus divide by free nuclear division and a result a large number of nuclei are formed. A vacuole develop in the center. तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक सेल या फिर फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है और इसका जो डेवलपमेंट होता है इन सीटू होता है, मतलब न्यूसिलस के अंदर ही होता है। तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ से जितने भी सराउंडिंग सेल हैं उनसे नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है और बड़ा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो धीरे धीरे ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं और इस डिवीज़न के थ्रू ये बहुत बड़ा होता है और इसके सेंटर में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। It pushes the free nuclei and cytoplasm of the megaspore toward the periphery. Now the wall forming start from the periphery to the center. It results in the formation of cellular tissue. It's called endosperm or female prothallus or megametophyte.
द एंडोस्पर्म इन साइकस इज ए हैप्लॉइड टिश्यू फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो डिवीज़न के थ्रू जितने भी सेल बनते हैं वो चारों तरफ चले जाते हैं, पेरीफेरी के, और वॉल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन के पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है और ये हैप्लॉइड होता है। वही हम बात करें एंजियोस्पर्म के केस में, तो हम सभी जानते हैं एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, आप याद रखिएगा, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। और ये जो एंडोस्पर्म होते हैं ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि ये एक तरह से न्यूट्रिटिव फंक्शन होते हैं, ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं। इसके पश्चात जो न्यूक्लियस होता है और फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके बीच एक स्पेस बन जाता है जो कि कहलाता है आर्चिगोनियन चैम्बर। तो आइए हम लोग आर्चिगोनियम के बारे में जानते हैं, आर्चिगोनियम क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट की। द आर्चिगोनिया डेवलप फ्रॉम द gametophytic cell lining the archegonial chamber toward the micropyle end. Any cell enlarged in size function as a archegonial initial. It develop transversely into upper primary cell and neck cell and lower central cell. The primary neck cell divide by a longitudinal division to form a two neck cell. These cell form a neck of the archegonium. तो जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है, जो गैमेटोफाइटिक सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं उस चैम्बर में, जैसा कि आप ओव्यूल के चैम्बर में देखे थे। अब ये डिवाइड होते हैं टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब ये इनलार्ज होते हैं और बिहेव करते हैं आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब इनमें डिवीज़न होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है और दो तरह के सेल बनते हैं, प्राइमरी नेक सेल और दूसरा बनता है सेंट्रल सेल। तो जो प्राइमरी नेक सेल होता है वो ऊपर की ओर होता है और जो सेंट्रल सेल होता है वो नीचे की ओर होता है। जो प्राइमरी नेक सेल होता है दो नेक सेल बनाता है, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेक सेल of archegonia. The central cell enlarge in size and its nucleus divide to form a ventral canal nucleus and an egg nucleus. No wall is formed between the ventral canal nucleus and egg nucleus. Therefore, there is no neck canal cell. Later on, ventral canal disorganized. The egg of the cycas is largest in the all living plants, measuring 5 mm in diameter. तो जो सेंट्रल सेल होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर फॉर्म करता है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस, और इनके बीच कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। वही बात करें जो वेंट्रल कैनाल सेल है और न्यूक्लियस सेल है, इनमें नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, और बाद में जो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस है वो ख़त्म हो जाता है और लास्ट में बचता है एक सेल। बात करें हम साइकस के एक सेल की, तो ये पूरे लिविंग प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, जिसकी साइज लगभग 5 mm इन डायमीटर होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम की। द मैच्योर आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ ए नेक ऑफ टू नेक सेल। द आर्चिगोनियल नेक ओपन इन द आर्चिगोनियल चैम्बर। देयर इज नो नेक कैनाल सेल। देयर इज नो वेंटर either. The egg and the ventral canal nucleus remaining surrounded by the cell of the endosperm. These cell act as a archegonium jacket. यदि हम बात करें आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर की, तो मैच्योर आर्चिगोनियम में दो नेक सेल होते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर नेक सेल है। द आर्चिगोनियल नेक ओपन इनटू आर्चिगोनियल चैम्बर। तो ये जो आर्चिगोनियल नेक है वो आर्चिगोनियल चैम्बर में खुलता है और इसमें कोई भी नेक कैनाल सेल नहीं होता। याद रखिएगा, इसमें कोई भी नेक कैनाल सेल नहीं होती। नेक कैनाल सेल और नेक सेल में डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा वेंट्रल सेल भी नहीं पाए जाते। और एक सेल और वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं आपके एंडोस्पर्म से, और जो ये संरचना बनती है जो कि आर्चिगोनियम को घेरे रखती है, इसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियम जैकेट। तो दोस्तों आई होप कि आपको हर पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर हम देखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एलएस ऑफ ओव्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकस का, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और अगले पार्ट में हम इसके बाद पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।